नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। हम अपने इस कड़ी में लेके आए हैं आपके लिए अपने करंट अफेयर, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन के प्रश्न भी मिलते रहेंगे। हमने शुरुआत करी है सबसे पहले अल्पसंख्यक से। ये खबरों में रहता है हमेशा ही। यदि हम संविधान की बात करें तो संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, अर्थात कौन अल्पसंख्यक है इसे स्पष्ट कहीं नहीं बताया गया है। हालांकि अनुच्छेद 29 और 30 में हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं। अनुच्छेद 29 के अनुसार राज्य के किसी भी अनुभाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले या उस सहायता प्राप्त संस्थान में केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। वहीं अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक चाहे धार्मिक हो या भाषाई, यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। राज्य ऐसे संस्थानों को आर्थिक सहायता देने में किसी भी तरह का विभेद नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 124 की। जैसा कि आपको पता है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों एवं मुख्य न्यायाधीशों व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसके तहत इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा। संविधान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है, परंतु उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति किए जाने की परंपरा रही है। हालांकि इसके दो अपवाद भी हैं, अर्थात 3 बार वरिष्ठता की परंपरा का पालन नहीं किया गया, अर्थात उल्लंघन किया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को मुंबई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा की है। इसीलिए है खबरों में भी था। हम आपको बता देते हैं, इसमें कोविड-19 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। जैसे जैसे मौका मिलेगा हम शामिल करते जाएंगे। इसमें भी कई सारे प्रश्न शामिल किए गए हैं। अब ये भी कोविड-19 से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो सितंबर 2013 में पारित किया गया था, यानी खाने का जो अधिकार है आपका कानूनी अधिकार बन गया है। ये जरूरी क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है? गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय कीमत पर उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। यदि इसके अधिनियम के अंदर देखेंगे तो 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को कवर करता है। और इसमें जो वितरण का साधन है वो TPDS यानी कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। और इसके अंतर्गत चावल, गेहूं, मोटे अनाज को क्रमशः 3, 2 और 1 रुपए की कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्य प्रदान किया जाता है। और इस अधिनियम में महिलाएं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके तहत गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान तथा प्रसव के 6 माह के उपरांत भोजन के अतिरिक्त कम से कम 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ भी मिलेगा। और 14 वर्ष तक की कम आयु के बच्चे भी निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हकदार हैं। खाद्यान्न तथा भोजन की आपूर्ति नहीं होने पर क्या होगा, आपको लाभार्थी को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जाएगा। वायुमंडलीय कण, देखिए अभी लॉकडाउन के चलते आपका पर्यावरण बहुत साफ सुथरा हो गया है, स्वच्छ हो गया है, नदियां भी साफ हो गई हैं। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB की रिपोर्ट में क्या देखते हैं हम कि PM 2.5 जो है उसमें आपकी 46% की और PM10 में 50% की कमी देखी गई है। इस प्रकार PM 2.5 तथा PM10 क्रमशः अस्वास्थ्यकर व खतरनाक श्रेणी की विपरीत अच्छी व संतोषजनक श्रेणी में आ गए हैं। PM 2.5 उन वायुमंडलीय कण पदार्थों को संदर्भित करता है जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, जो मानव बाल के व्यास का लगभग 3% है। इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। ये PM10 के समकक्षों से भी छोटे होते हैं। ये PM10 की तुलना में शरीर में काफ़ी अंदर तक जा सकते हैं, इसलिए PM 2.5 PM10 की तुलना में अधिक हानिकारक होते हैं। PM10 वस्तुतः वो वायुमंडलीय कण है जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर होता है और इन्हें फाइन पार्टिकल भी कहा जाता है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि फाइन पार्टिकल किसे कहते हैं, 2.5 या 10 को? तो आपने यहाँ देख लिया कि PM10 को क्या बोला था, फाइन पार्टिकल भी बोला जाता है। अब विषाणु के संदर्भ में देखेंगे। देखो विषाणु क्या होता है। विषाणु ऐसे सूक्ष्म जीवी हैं जो किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते ही सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि उससे पहले सुसुप्त अवस्था में होते हैं। विषाणु यदि किसी जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं आते तो वे सुप्त अवस्था में सैकड़ों सालों तक जीवित रह सकते हैं। विषाणु से होने वाली कुछ बीमारियों में चेचक, सामान्य सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, जेनेटाइल, हॉर्पिस, मीजल्स, रेबीज, इबोला, पोलियो, एड्स आदि शामिल हैं।
वायरल इन्फेक्शन के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ वायरल इन्फेक्शन के इलाज के लिए एंटीवायरस दवाइयाँ दी जाती हैं। कई वायरल बीमारियाँ से बचाने के कुछ टीके भी उपलब्ध हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स। बात करते हैं कोविड-19 से संबंधित दो शब्द है, क्वारंटीन और आइसोलेशन। आइसोलेशन, देखिए दोनों शब्द आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन समझ लेते हैं हमें। कोरोना संदिग्ध मरीज को अन्य लोगों से अलग रहने के लिए, यानी कि कोई व्यक्ति संदिग्ध है, ये नहीं पता, उसे कंफर्म नहीं है कि अभी इसको मतलब आपका कोविड हो चुका है या नहीं हुआ, तो उसको क्वारंटीन में अलग रख दिया जाता है, संदिग्ध होते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे एकांत में रख दिया जाता है। आइसोलेशन शब्द इसलिए यूज किया गया, अलग अलग दोनों। जो पॉजिटिव पाया गया वो आइसोलेशन में, संदिग्ध है वो क्वारंटीन में। याद रखना, मीन्स बिना सही तो प्रीलिम्स से पूछा सकता है आपसे। अभी एक शब्द आपने बहुत सुना होगा इसी दौरान, पीपीई किट। अब इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पीपीई किट की फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। तो अगर बात की जाए तो ये एक सुरक्षात्मक उपकरण होते हैं जो पहनने वाले के शरीर को चोट या संक्रमण से बचाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ठीक, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरह की पीपीई किट्स हो सकते हैं। इसमें आमतौर पर मास्क, ग्लव्स, गाउन, एप्रन, फेस प्रोटेक्टर, फेस शील्ड, स्पेशल हेलमेट, रेस्पिरेटर्स, आई प्रोटेक्टर, गॉगल्स, हेड कवर, शू कवर, रबर बूट्स आदि शामिल होते हैं। यह प्रयोगकर्ता की आंख, नाक, कान, त्वचा, हाथ, पैर, सिर और पूरे शरीर को सुरक्षित रखता है। विभिन्न प्रकार के केमिकल, रेडियोलॉजिकल, फिजिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायोहैजार्ड्स या वायुजन्य रोगों अथवा संक्रमण आदि के संभावित खतरों से बचाने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रयोग किया जाता है, लेकिन पीपीई किट का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। अगर हम पीपीई को देखें तो इसके 4 वर्ग होते हैं, यानी 4 वर्गों के होते हैं, लेवल ए, बी, सी और डी। और कोरोना की बात की जाए तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए केवल लेवल ए पीपीई किट्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर जूतों को प्रोटेक्टिव बनाने के लिए कवर तक शामिल होते हैं, या विषाणु को शरीर के संपर्क में आने से रोकने का काम करते हैं। यही वजह है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे रहने के लिए डॉक्टरों द्वारा पीपीई का उपयोग किया जा रहा है। एक और शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए, पोस्ट इंसेंटिव केयर सिंड्रोम। ये क्या है? कोविड-19 के कारण जो लोग आईसीयू में भर्ती हैं, उनमें से कई रोगियों के में संक्रमण से ठीक होने के पश्चात क्या हो रहा है, पोस्ट इंसेंटिव केयर सिंड्रोम की समस्या देखी जा रही है। इस सिंड्रोम से ग्रसित रोगी में मानसिक के साथ साथ कुछ शारीरिक व वैचारिक गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे रोगियों को चलने फिरने में परेशानी होती है, यानी कि न्यूरोमस्कुलर कमजोरी आ जाती है। मनोवैज्ञानिक विकलांगता किसी व्यक्ति में अवसाद, चिंता एवं अभिघात के बाद तनाव विकार के रूप में उत्पन्न हो सकती है। यदि कोई रोगी बहुत दिनों तक कृत्रिम श्वास प्रणाली के सहारे रहता है तो उसे सेप्सिस हो जाता है। कृत्रिम श्वास प्रणाली पर रहने वाले 33% रोगियों की मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं, साथ ही कई अंग भी निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका एक कारण रोगी को दी जाने वाली नींद की दवा है। इससे बचने के लिए रोगी को नींद की दवा अधिक नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उन्हें शीघ्र से शीघ्र चलने फिरने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक और शब्द आ रहा है, स्वाभिमान अंचल। आपसे कुछ नहीं पूछ जाएगा इसमें, ये पूछा क्या है, तो ये उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में अवस्थित गांव है। अगर आप इतना याद रखें, संभावना है आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये नक्सल प्रभावित एक बहुल क्षेत्र है। हाल ही में एक जांच ने पता चला है कि उड़ीसा के सैकड़ों आदिवासी परिवार खाद्य सुरक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं से अभी भी वंचित हैं। इसी कारण ये समाचारों में भी था। एक आता है हार्ड इम्यूनिटी। आपने कोविड-19 के संदर्भ में सुना होगा इस शब्द को कई बार, हार्ड इम्यूनिटी। तो हम देखते हैं कि हार्ड इम्यूनिटी से आशय क्या है, आबादी के एक बड़े हिस्से में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाने से किसी संक्रामक रोग के प्रसार को रोकना। मतलब आप आबादी के किसी बड़े हिस्से में क्या करें, कुछ इम्यून कर दें उनको, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करें। इससे क्या होगा कि जो कोई वायरस से बीमारी जो फैल रही है, जिसका फैलाव हो रहा है, उसकी चेन टूट जाएगी और वो खत्म हो जाएगा। इसलिए सामुदायिक प्रतिरक्षा या सामाजिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। ये भी अच्छे से कर लेना, आपके प्रीलिम्स पे पूछा जा सकता है। अगर किसी समूह के पर्याप्त लोग प्रतिरक्षित हों तो उस समूह में रोग प्रसार की श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है। इस प्रकार रोग को उन लोगों तक पहुंचने से रोका जा सकता है जिन्हें इससे सबसे अधिक खतरा है या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। अभी फिर से हम बात करेंगे। आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए कह रहे हैं कि बार बार साबुन से हाथ धोइए। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको भी। वसा और तेल द्वारा साबुनीकरण प्रक्रिया के माध्यम से साबुन का निर्माण किया जाता है। वसा और तेल द्वारा, ठीक।
साबुन में क्या है कि साबुन सोडियम या पोटेशियम लवण तथा वसीय अम्लों का मिश्रण होता है जो जल में शोधन क्रिया करता है। किसी भी विषाणु के 3 घटक होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, जीनोम, प्रोटीन तथा लिपिड की एक बाह्य मोटी परत होती है। साबुन में वसीय अम्ल एवं लवण जैसे तत्व विद्यमान होते हैं जिन्हें एम्फीफाइल्स कहा जाता है। साबुन में ये तत्व विषाणु की परत को निष्क्रिय कर देते हैं। जो एम्फीफाइल्स होते हैं, ये तत्व जो होते हैं क्या करते हैं, साबुन के ये तत्व यानी कि जो आपका क्या देखा आपने, सोडियम, पोटेशियम या वसा देखा, ये क्या कर रहे हैं, जो विषाणु है उसकी परत को क्या निष्क्रिय कर देंगे। अतः साबुन से हाथ धोने पर हाथ कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। इसलिए किसी संक्रमण से बचाव के लिए बार बार साबुन से हाथ धोने की सलाह दी जाती है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो बार बार राज्य कह रहे हैं कि आप हमें कुछ फंड दीजिए कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो समझते हैं इसको हम थोड़ा सा। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय अनुदान कैसे दिया जाता है। देखो इसमें 2 तरीके से जो वित्तीय सहायता देती है वो 2 तरह की होती है, इसमें संविधान में दी गई है, जो कि एक अनुच्छेद 75 यानी कि अनुच्छेद 75 है। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 282 यानी कि अनुच्छेद 275। इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर विधिक अनुदान दिया जाता है। इसका प्रावधान संविधान में दे रखा है अच्छे से। तो आपका जो वित्त आयोग होता है इसके माध्यम से कुछ आपको सलाह देता है सरकार को, और फिर सलाह के अनुसार जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य सरकार को मदद करती है। वहीं 282 जो होता है, इसमें जैसे कि पहले आपने सुना होगा योजना आयोग था, वो सलाह देता था। वर्तमान में आपका नीति आयोग है, वो सिफारिश करता है, और उन्हीं सिफारिशों के आधार पर केंद्र क्या करती है, राज्य को विवेकाधीन अनुदान देती है। जो 282 है वो विवेकाधीन अनुदान के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना। अभी आपने बहुत सुना होगा हाल ही में प्लाज्मा थेरेपी और कोविड-19 के संबंध में। जब कोई विषाणु, ध्यान सुनिएगा, जब कोई विषाणु किसी व्यक्ति पर हमला करता है तो उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक जो प्रणाली है संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी कहे जाने वाले प्रोटीन विकसित करती है। तो यहाँ 2 बातें हैं, विषाणु के हमला करने पे बॉडी जो हमारी जो शरीर है वो प्रतिरोधक प्रणाली से लड़ती है, वो उसलिए एंटीबॉडी जनरेट करती है। जो एंटीबॉडी होती है वो प्रोटीन होते हैं जो उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाता है, इसलिए वह व्यक्ति वायरस से होने वाली बीमारियों से उबर सकता है। इस प्रकार प्लाज्मा थेरेपी द्वारा ठीक हो चुके मरीजों के एंटीबॉडी से समृद्ध रक्त प्लाज्मा का प्रयोग अन्य पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए किया जाता है, और रक्त प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से एक स्वस्थ व्यक्ति से रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमार व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित की जा सकती है। इस थेरेपी द्वारा रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके द्वारा टीके का निर्माण नहीं किया जा सकता। आपने बार बार सुना होगा ये भी, रैपिड टेस्ट के संदर्भ में बार बार सुन रहे होंगे क्या है, कैसे काम करता है, क्या है। तो हम समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा कि रैपिड टेस्ट क्या होते हैं। रैपिड टेस्ट चिकित्सीय निदान के लिए किया जाने वाला टेस्ट है। इसका प्रयोग आरंभिक जांच या आपातकालीन चिकित्सीय जांच के लिए किया जाता है। यह सीरोलॉजिकल या रक्त आधारित जांच है जिसके अंतर्गत सीरम की जांच की जाती है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन बनेगा पेटी का आपका, तो पूछा जाएगा कि भाई आपके रैपिड टेस्ट में जांच किस की जाती है, तो आपकी सीरम की जाती है। ये रक्त आधारित जांच है। समुदाय के भीतर स्क्रीनिंग करने और संदिग्ध संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करने के लिए रैपिड टेस्ट किया जा सकता है। सीरम में वायरस के विशिष्ट घटकों जिन्हें एंटीजन कहा जाता है के लिए एंटीबॉडी होते हैं। जब एक रोगजनक मानव शरीर में प्रवेश करता है तो वायरस की प्रतिक्रिया के रूप में विशिष्ट एंटीबॉडी उत्पन्न होते हैं जो वायरल संक्रमण का संकेत देते हैं। रैपिड टेस्ट रक्त, सीरम या प्लाज्मा नमूनों में से एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो ध्यान से इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। एक और चीज अभी खबरों में है, वर्टिकल संक्रमण। तो वर्टिकल संक्रमण क्या होता है हम समझते हैं इसको। हाल ही में ICMR ने वर्टिकल संक्रमण के संभावित खतरों को देखते हुए प्रसूति रोग विशेषज्ञों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। क्योंकि भारत में पहली बार किसी कोविड-19 संक्रमित गर्भवती महिला ने शिशु को जन्म दिया जिसमें कोविड-19 का संक्रमण नहीं पाया गया, यानी कि जब पहला बच्चा कोविड-19 संक्रमित मां से जन्म लेता है तो हमने क्या देखा कि उसमें कोविड-19 के लक्षण नहीं थे। एक अच्छी बात थी। हालांकि विश्व के कई स्थानों पर जन्मे बच्चों में कोविड-19 संक्रमण पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह का पाया गया। मतलब कुछ में
कुछ न कुछ लक्षण देखे गए कहीं कहीं, इसी कारण ये चर्चा में था। अब थोड़ा समझ लिया जाए इसको, जब किसी गर्भवती महिला से संक्रमण उसके शिशु में पहुंचता है तो उसे वर्टिकल संक्रमण कहा जाता है। ये जन्म से पहले, जन्म के तुरंत बाद या जन्म के कुछ समय बाद किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो समझ गया आपने वर्टिकल संक्रमण क्या होता है। इसी संदर्भ में जो आपने सुना भी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के बारे में ऊपर लिखा हुआ था, तो हम देख लेते क्या है। जो ICMR है, जैविक चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और संवर्धन के लिए भारत सरकार का शीर्ष निकाय है और वर्ष 1949 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन IRFA को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में परिवर्तित कर दिया गया था। भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से ICMR को वित्त पोषित किया जाता है। संक्रमण के चरण भी बड़े इंपॉर्टेंट है, तो हम देख लेते हैं कि किसी भी संक्रमण के 4 चरण होते हैं। तो देखते हैं पहला क्या है। जब किसी संक्रमण का स्रोत देश विशेष ना हो तब विदेशों से आए व्यक्तियों में बीमारी के लक्षण देखे जाते हैं तो उसे प्रथम चरण कहा जाता है। मतलब जो बीमारी के लक्षण है वो बाहर से लोग जो आ रहे हैं उनके अंदर ही अभी फैला नहीं है। दूसरे चरण में क्या होता है, संक्रमण के स्थानीय स्तर पर शुरुआत को दूसरा चरण कहा जाता है। मतलब उसका जो लोग आए उनके संपर्क में आने से फैलाव हो रहा है इसका। तीसरा चरण क्या होता है, जब संक्रमण सामुदायिक स्तर पर होने लगता है तो इसे तीसरा चरण कहा जाता है। और चौथा चरण सबसे घातक होता है क्योंकि इस चरण में ये जो बीमारी थी इसने महामारी का रूप ले लिया है और देश पूरी तरह गिरफ्त में आ चुका होता है इसमें बीमारी के। एक आपका कहा जाए क्रूज जहाज है जो न्यूज़ में आया था, डायमंड प्रिंसेज, क्या है, ब्रिटिश पंजीकृत क्रूज है। हुआ क्या कि हाल में कोविड-19 के प्रकोप के कारण यह चर्चा में आया था। इस क्रूज में संक्रमण का पता तब चला जब हांगकांग में इस क्रूज का एक यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया तथा इसके बाद ही इस क्रूज को इस पर सवार यात्रियों के साथ क्वारंटीन कर दिया गया था। तो इसलिए न्यूज में था। ये ऐप है, बार बार सरकार इसकी ऐड कर रही है, तो प्लीज़ इसको याद रखना, नोट कर लेना इसको अच्छे से। हाल ही में लॉन्च की गई आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा कोई व्यक्ति, होती क्या देखो, कोई व्यक्ति अपने आसपास के कोरोना मरीजों के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है अगर उसके पास आरोग्य सेतु ऐप है। कितनी दूरी की, यह लगभग 15 फीट की अधिक दूरी तक की सूचनाएं साझा करता है। इसमें व्यक्ति को खुद को पंजीकृत कराना होता है जिसके बाद उसे कोरोना से जुड़ी सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकती है। यह ऐप ब्लूटूथ तकनीक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से कोरोना संक्रमित लोगों के संचलन यानी कि उनकी मूवमेंट पर नजर रखती है कि भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ताकि दूसरों को सतर्क किया जाए। यह ऐप पूल परीक्षण में सहायक नहीं है, याद रखना, बल्कि PCR परीक्षण द्वारा व्यक्तियों के सामूहिक नमूनों का पूल परीक्षण किया जाता है। तो एक न्यूज बार बार लोग कहते हैं भाई पूल परीक्षण करो, तो क्या है वो, कैसे होती है वो, PCR परीक्षण के द्वारा होती है। हाल ही में देखो क्या है कि ना लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, लोगों का आवागमन बढ़ रहा है, चाहे मजदूर हो चाहे कर्मचारी हो, तो उनको बचाना जरूरी है किससे, कोरोना पॉजिटिव लोगों से। तो इसमें यही है कि भाई इस ऐप में अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो आप जैसे किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले होंगे आपको अलर्ट कर देंगे और आप सुरक्षा के लिए तैयार रहेंगे। ठीक, तो इसको नोट कर लेना। एक है हमारा एनीमिया मुक्त भारत। देखो ये क्या है कि भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान के अंतर्गत ही एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक, देश के सभी राज्यों में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है, पहली चीज। दूसरा क्या है कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर में एनीमिया के प्रतिवर्ष 3% की कमी लाना है। मतलब जो एनीमिया है उसमें लगातार 3% की डिक्रीज चाहिए हमें हर साल। इसमें अगर आप सबका क्वेश्चन बन सकता है तो 3% का बन सकता है। दूसरा बन सकता है आपका कि भाई रणनीति 6-6-6 का संबंध किससे है, तो कुछ नहीं, आप समझ लेना एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम से संबंधित है जो पोषण अभियान का हिस्सा है। इसमें जो पहला 6 है आपका आयु वर्ग एज ग्रुप से है, दूसरा प्रयास इंटरवेंशन से, और तीसरा है संस्थागत व्यवस्था इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। देखना है इसको। यह रणनीति आपूर्ति श्रृंखला केंद्रित है, मांग पैदा करने और मजबूत निगरानी पर केंद्रित है। हीमोग्लोबिन बच्चों के रक्त में प्रति डेसीलीटर 11 ग्राम से कम और महिलाओं में के रक्त में प्रति डेसीलीटर 12 ग्राम से कम होने की स्थिति एनीमिया या रक्ताल्पता कहलाती है। ठीक, पोषण अभियान क्या है आपका कि प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, इसकी फुल फॉर्म है, कभी कभी पूछ लिया जाता है।
उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं, माताओं व बच्चों के पोषण की आवश्यकता को पूरा करना और खून की कमी यानी एनीमिया को दूर करना। ठीक, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं कि 13वीं संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP13 के संदर्भ में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ था फरवरी 2020 में। ये इसका नंबर याद था, 13वां था ये संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन। इसके लिए हमने क्या किया कि शुभंकर क्या बनाया अपना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोदामन, और अगले 3 वर्ष के लिए भारत इसका अध्यक्ष बन गया, जैसे कि आप ये भी जानते ही हैं। इसका विषय था प्रवासी प्रजातियां दुनिया को जोड़ती हैं और हम उनका अपने यहाँ स्वागत करते हैं। देखो, न्यूज में इसलिए ज़्यादा है कि जैसे ही लॉकडाउन बढ़ा, पर्यावरण स्वच्छ हो गया, और हम देखते हैं कि भारत में लाखों की संख्या में प्रवासी पक्षी आ रहे हैं और वो समय से पहले आ गए हैं। तो ये अपने आप में एक शुभ संकेत है। ठीक, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी इंडेलिबल इंक यानी पक्की शाही। न्यूज इसलिए है ये कि हुआ कि आज जिन लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया, तो वो लोग होम क्वारंटाइन को तोड़कर बाहर घूम रहे थे। इससे अन्य लोगों के संपर्क में आने की संभावना बढ़ गई थी, तो इसलिए उनके उंगलियों पे एक पक्की शाही यानी इंडेलिबल इंक लगा दी गई थी। हालांकि उन लोगों ने इसे मिटाकर फिर घूम रहे थे। तो अगर इसके बारे में बात की जाए कि आपका इंडेलिबल इंक या पक्की शाही बनाने के लिए क्या यूज किया था, प्रश्न पूछा गया आपसे, पहले पूछा जा चुका है। तो इंडेलिबल इंक यानी पक्की शाही बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट नामक जो रसायन है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसे कम से कम 72 घंटों तक त्वचा से मिटाया नहीं जा सकता। सिल्वर नाइट्रेट पानी के संपर्क में आने के बाद काले रंग का हो जाता है, जैसा कि आप लोगों ने इलेक्शन के बाद अपनी उंगलियों पे लगे निशानों को देखा भी होगा, काला हो जाता है वो। यह शाही तब तक त्वचा पे लगी रहती है जब तक सिल्वर नाइट्रेट हमारे शरीर में मौजूद लवण लगी रहती है लंबे समय तक। सिल्वर नाइट्रेट हमारे शरीर में मौजूद लवण के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है। जो नाइट्रेट था जब लवण बॉडी का हमारे, तो क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया। सिल्वर क्लोराइड त्वचा में मिल जाता है, इसलिए इसे किसी रसायन, डिटर्जेंट या तेल से साफ नहीं किया जा सकता। इसका निशान तभी मिटता है जब धीरे धीरे त्वचा की कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं और उनके स्थान पर नई कोशिकाएं आ जाती हैं। इंडेलिबल इंक दक्षिण भारत स्थित कंपनी मैसूर पेंट एंड वर्निश लिमिटेड बनाती है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 1937 में तत्कालीन मैसूर प्रांत के महाराज नलवाड़ी कृष्णराज वाडियार ने की थी। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1962 के चुनाव से लगातार इस शाही का प्रयोग किया जाता रहा है। देखो, अगर ये पूछा जाए जो आपके नाखून में पक्की शाही लगाई जा रही है, कब से लगाई जा रही है, तो 1962 से लगाई जा रही है। देखो, अब हम अगली वीडियो करंट अफेयर की अलग से बनाएंगे क्योंकि बहुत लंबी होती जा रही है। आप लोग इसको 2-4 बार देखें और नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। ध्यान रखें आप लोग अपने इस लॉकडाउन का पालन करते रहें, उल्लंघन मत करें। नमस्कार।